हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोची गाँव वाला में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसला कहता है देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारे हौसले हम लोगों को अपना इतना हौसले को इतना मजबूत रखना है कि हर ठोकरों को हमारे हौसलों के आगे झुकना पड़े। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का टॉपिक है जो पाचन तंत्र का, जो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसके बाद पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग पाचन तंत्र क्या है, इसके बारे में, पाचन क्या है, पाचन तंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद मुख गुहा के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और अपने वीडियो में देखते हैं अपना अगला क्लास क्या है। तो देखिए, पाचन तंत्र का जो पार्ट 2 है, इसके बारे में हम लोग, इसमें जो हम लोग दांत के बारे में डिस्कस करेंगे, जीभ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रास नली के बारे में डिस्कस करेंगे, आमाशय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बाकी जो आमाशय के बाद जो छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, आंत ग्रंथियां हो गई, यकृत, अग्नाशय, इसको हम लोग अगले वीडियो में ले लेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड देखिए, दांत क्या होता है कि दांत तो भाई सबके पास है। ठीक, तो देखिए, दांत जो है वो हमारे, इसके अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। याद रखिएगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी। इसको याद रखिएगा। देखिए, दांत बच्चों में 20 होते हैं और वयस्क में 32 होते हैं। ठीक, यानी कि जो 20 दांत होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दूध दांत, दूधा दांत, जो कि दो बार निकलता है। एक बार जब बचपन में हम लोग निकलता है तो एक बार टूट जाता है, फिर वो निकलता है, तो वो यानी कि जो 20 दांतें होती है वो मनुष्य में 2 बार निकलती है, और ये बच्चों में 20 पाए जाते हैं। और जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं तो इसकी संख्या 32 हो जाती है। 12 और दांत नए आ जाते हैं, जो कि 12 जो दांत है वो एक ही बार जमते हैं। यानी कि 20 दांतें हैं जो 2 बार उगती हैं, और जो 12 ऐसी दांतें हैं जो कि एक ही बार हमारे मतलब कि हमारे पास एक ही बार आते हैं, एक ही बार उगता है। ठीक, तब देखिए, यानी कि जो बच्चों में 20 दांतें होती है, वयस्क में 32 दांत होती है, और जो 20 दांतें होती है वो 2 बार जमती है, और जो 12 दांतें होती है, जो कि 20 में 12 जुड़ जाते हैं तो 32 हो जाता है। तो ये जो 12 दांतें हैं वो हमारे एक ही बार जमता है हम लोग के मुंह में। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये हमारे दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए, इसको पहला को कृंतक बोला जाता है, उसके बाद रदनक होता है, उसके बाद अग्र चवर्णक होता है, और उसके बाद चवर्णक होता है। यानी कि हमारे दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया कृंतक, जिसका काम है काटना। क्यों, क्या काम है? काटना। जो कि आगे का जो दांत होते हैं ना, वो होता है कृंतक, जिसका काम होता है काटना। ठीक, उसके बाद एक होता है रदनक, जिसका काम होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। किसी चीज को काटना और फाड़ना में अंतर होता है। अगर किसी चीज को खा रहे हैं तो उसको हम लोग काट के खा लेते हैं, और किसी चीज को फाड़ना है तो उसके लिए रदनक काम करता है। ठीक, हमारे दांतों में जो कि नुकीला होता है। ठीक, उसके बाद आता है अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक जो है वो कि चबाने का काम करता है। क्या करता है? चबाने का काम करता है। वही चवर्णक जो है वो पूरी तरह से उसको पीसने का काम करता है। यानी कि हमारे जो 32 दांत है उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ठीक, तो देखिए, कृंतक जो है इसकी संख्या, देखिए दांतों को इस तरह से बांटा गया है कि मान लीजिए कि ये पूरा हम लोगों का दांत है। ठीक, ऐसे मान लीजिए कि ये दांत है और ये दांत है। ठीक, ये एक ऊपरी जबड़े में होते हैं 16 दांत, और निचले जबड़े में होते हैं 16 दांत। ठीक, यानी कि ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़ा, और ये हो गया निचली जबड़ा। ठीक, तो देखिए, इसमें होते हैं 16 दांत और यहाँ पे भी होते हैं 16 दांत। आपको किया क्या गया है कि इन दोनों को बीच से बांट दिया गया है, इसको इसको। अब इधर हो गया 8, इधर हो गया 8, इधर हो गया 8, इधर हो गया 8। इस तरह से हमारे दांतों को बांटा गया है। और इस 8 में जो है ना, इस 8 में बांटा गया है कि कृंतक कितने होते हैं, अग्र चवर्णक, चवर्णक, रदनक कितने होते हैं। तो देखिए, अगर हम एक साइड की बात करें कि 8 दांतों में बात करें, तो जितने 8 में जो जो प्रकार के पाए जाएंगे, वहीं 8 इधर होगा, वहीं 8 इधर होगा, वहीं 8 इधर होगा। ठीक, तो देखिए, कृंतक की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। पूरे 32 में नहीं, केवल 8 में 2 होती है।
ठीक, इसको भी याद रखिएगा कि कृंतक जो है वो हमारे दांतों में इसकी संख्या कितनी होती है हमारे मुख में, तो इसकी संख्या अगर कुल पूछा जाए तो कुल संख्या इसका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। लेकिन अगर एक साइड पूछ जा रहा है कि दांतों रदनक जो है, सॉरी कृंतक जो है वो कितनी, इसकी संख्या कितनी होती है हमारे दांतों में, तो पूरे मिला करके रदनक की संख्या 8 होती है। लेकिन जब इसको केवल 8 दांतों में इसको देखा जाए तो इसकी संख्या 2 होती है। ठीक, उसी तरह से रदनक जो है, रदनक की संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक, अगर हम पूरे 32 दांतों में मिला दिए जाए तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो कितनी संख्या हो जाएगी इसकी? कुल 4 संख्या हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से अग्र चवर्णक जो कि इसकी संख्या 2 होती है। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, उसी तरह से चौवर्णक, चौवर्णक की संख्या होती है 3, तो 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इसको जोड़ देंगे तो 32, और केवल इसको जोड़ेंगे 2, 1, 2, 3, तो इसकी संख्या हो जाएगी कितनी? 8। यानी कि हमारे दांतों को 4 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी जबड़े में, फिर निचले जबड़े, और फिर ऊपरी जबड़ों में भी, निचली जबड़ों में भी 2 भाग कर दिया गया है, दाया साइड और बाया साइड। ठीक तो इस तरह से इसको हमारे दांतों को बांटा गया है। तो कृंतक की संख्या, कृंतक कितने भागों में बांटा गया है दांतों को? हमारे 4 भागों में, एक ऊपरी जबड़ा, फिर निचली जबड़ा, फिर दाएं साइड, फिर बाएं साइड, 4 भागों में बांट दिया गया है। तो एक दाएं साइड में, ऊपरी जबड़े के दाएं साइड में, या कहे निचली जबड़े के दाएं साइड में, केवल दाएं साइड की बात करें तो हमारे दांतों में कृंतक की संख्या 2 होती है, रदनक की संख्या 1 होती है, अग्र चवर्णक की संख्या 2 होती है, और चवर्णक की संख्या 3 होती है। अगर हम सभी को मिला देते हैं, सभी दांतों को, 32 दांतों को, तब बोलेंगे कि बताइए कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। रदनक की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और चवर्णक की संख्या 12 होती है, और कुल को मिला दिया जाएगा तो 32 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे दांत के प्रकार। ठीक, ये काटता है किसी चीज को, ये फाड़ता है, ये चबाता है, और ये पीस देता है, ये इन सब का काम है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं विशेषता, कि हमारे दांतों की क्या विशेषता है। तो हमारी दांतों की ये विशेषता है कि यह ग्रीवदंती होती है। ग्रीवदंती मतलब कि थिकोडोंट होती है। क्या होती है? थिकोडोंट होती है। इसका मतलब है कि यह, इसका ग्रीवदंती का मतलब क्या है कि ये हमारे मसूड़ों में अंदर दबी हुई होती है। इसकी यही विशेषता है कि यह ऊपर निकली हुई नहीं रहती है, बल्कि यह मसूड़ों के अंदर दबी हुई होती है। ठीक, उसके बाद देखिए विषम दंती होती है, हेट्रोडंट होता है, यानी कि विषम दंती होती है। अभी बताया हम लोग आप लोगों को कि इसको कई प्रकार से बांटा गया है, यानी कि यह विषम दंती होती है। ये कई प्रकार के होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके कई प्रकारों में इसको बांटा गया, इसलिए विषम दंती होती है। तीसरी विशेषता क्या है कि ये द्विबार दंती होती है, यानी कि डाइफायोडंट होता है। क्या होता है? डाइफायोडंट, द्विबार। यानी कि द्विबार कहने का मतलब है कि कुछ हमारी दांतें हैं जो 2 बार निकलती है। जैसे आप लोग को ऊपर बताए थे हम कि 20 दांतें हैं जो 2 बार निकलती है, और 12 दांतें हैं जो केवल 1 बार निकलती है। तो जो दांतें 2 बार निकलती है, तो उसी की वजह से हमारे दांत की विशेषता में इसको जोड़ दिया जाता है कि मनुष्य के दांत जो है वो द्विबार दंती होता है, यानी कि 2 बार निकलते हैं। तो ये हमारे दांतों की विशेषता थी कि हमारे दांत ग्रीवदंती होते हैं, यानी कि मसूड़ों में दबे हुए होते हैं। हमारे दांत विषम दंती होते हैं, यानी कि हमारे दांत कई प्रकार के होते हैं। कोई नुकीला होता है, कोई ज्यादा चौड़ा होता है, तो कोई पीछे से चौड़ा होता है, यानी कि कई कई तरीके की दांतें होती है हमारे अंदर। उसके बाद हमारी दांतें जो है वो 2 बार दंती होती है, यानी कि 2 बार निकलती है। 20 ऐसी दांतें हैं जो 2 बार निकलती हैं, और 12 दांतें हैं जो केवल 1 बार निकलती है। ठीक, तो ये 20 जो दांतें हैं वो बच्चों में रहती है, जो कि 2 बार निकलती है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो 12 दांतें और जुड़ जाती है उसमें, तब कुल मिलाकर 32 हो जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे दांत। दांत के बारे में एक और बात आता है कि एक हमारे अकल के दांत होते हैं। ठीक, ऐसे ही एक बार ना घर में हम कुछ किए नहीं थे, कुछ गलती हो गया था, तो मेरी दादी बोल रही थी कि इसका अकल का दांत नहीं है। तो हम सोचे कि भाई अकल का दांत होता कौन है? हम तो 4 प्रकार के दांत पढ़े हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये अकल का दांत कहाँ से आया? तो देखिए, अकल के दांत होते हैं वो चवर्णक के ही भाग होते हैं। जो चवर्णक है ना, जिसकी संख्या 12 होती है, उसी का भाग होता है क्या? अकल का दांत। इसकी संख्या हमारे अंदर 4 होते हैं।
तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अकल के दांत मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। और ये किसके भाग होते हैं, तो चौर्णक के ही भाग होते हैं। जो हमारे चौर्णक दांत है ना, उसी के भाग होते हैं अकल के दांत। उसके बाद ये अवशेषी अंग होता है, इसका कुछ काम नहीं होता है, ना ही ये काटता है, ना ही फाड़ता है, नहीं चबाता है, नहीं पीसता है। इसका केवल काम है, यह कुछ भी इसका काम नहीं है, यह अवशेषी अंग होता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। इसी को बोला जाता है अकल के दांत। और पता नहीं है कब आता है, पता ही नहीं चलता है कि अकल के दांत आते कब है, क्योंकि मरते मर जाते हैं, अकल आता ही नहीं है। तो आता होगा, निकलता होगा, पता नहीं है। अकल के दांत होते हैं पर, और वो भी चवर्णक के भाग होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, देखिए जीभ, जीभ के बारे में हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए, अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जीभ जो है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारा जीभ है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए जीभ तो आगे से पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसको जैसे मर्जी वैसे निकालिए, जिसको चिढ़ाना है उसको चिढ़ाने के लिए निकालिए, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन पीछे जो हमारे जीभ होते हैं, हमारे मुख के अंदर, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो एक हड्डी से जुड़े होते हैं, जिसका नाम है हायोड। क्या नाम है, हायोड हड्डी। इसको याद रखिएगा कि हमारा जीभ जो है वो आगे से तो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन पीछे से ये हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए इसमें लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियां होती है। हमारे जीभ पर छोटे छोटे स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे हम कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद हम लोग को अनुभव होता है। तो ये स्वाद कलियों की संख्या मनुष्य में कितने पाई जाती है, तो 2000 से 8000, लगभग में 2000 से 8000 स्वाद कलियां हमारे जीभों पर पाई जाती है। तो देखिए इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जब हम लोग कुछ खाते हैं तो कैसे पता चलता है कि हम मीठा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं। तो जो जीभ का आगे वाला भाग होता है, जो आगे का भाग होता है, उससे हम लोग मीठा का अनुभव करते हैं। अगर कोई चीज मीठा खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका अनुभव, हम लोग को लग रहा है कि हम मीठा खा रहे हैं, तो वो किस भाग से आ रहा है, तो आगे वाले भाग से। और जब पीछे की भाग को देखते हैं, तो जब कोई चीज कड़वा खाते हैं हम लोग, तो उसका अनुभव हमारे जीभ के पीछे वाला भाग बताता है कि आप कड़वा खा रहे हैं। ठीक, तो जो कड़वा का जो स्वाद है वो हमारे जीभ के पीछे वाला भाग बताता है। और जो नमकीन और खट्टा खाते हैं, जो गोलगप्पा का पानी पीते हैं, तो वो जो है वो उसका स्वाद हम लोग को किस जीभ के किस भाग से पता चलता है, तो साइड वाले भाग से। ठीक, तो यही साइड वाले भाग बताते हैं कि तुम गोलगप्पा खा रही हो, काफी टेस्टी गोलगप्पा है। ये कौन बताता है, तो ये बताते हैं हमारे जीभ का साइड वाला भाग। ठीक, तो ये जीभ से बातें याद रखिएगा कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये पीछे से हायोड हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें ये जीभ पर लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियां पाई जाती है। जीभ के आगे की भाग से मीठा का अनुभव होता है, पीछे के भाग से कड़वा का अनुभव होता है, और साइड वाले भाग से नमकीन का अनुभव होता है, खट्टा का अनुभव होता है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग जीभ के बारे में पढ़िए। ये मुख गुहा समाप्त हो गई। मुख गुहा में हम लोग कल पढ़े थे लार ग्रंथि, और आज पढ़ लिए दांत, उसके बाद पढ़ लिए जीभ। ठीक, तो मुख गुहा पूरी तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ग्रंथियां ही पाई जाती है। अब जब इसके आगे चलेंगे तो ग्रास नली में घुस जाएंगे। किस में घुसेंगे, ग्रास नली में। तो चलिए ग्रास नली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओसोफेगस। क्या कहते हैं, ओसोफेगस। तो याद रखिएगा कि ओसोफेगस को भी, देखिए कभी कभी एग्जाम में ग्रास नली को ओसोफेगस हिंदी में लिख कर दे देता है, क्योंकि ऐसे एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो बच्चों को केवल हम ग्रास नली के बारे में पढ़ा दिए थे। और जब एग्जाम में आ गया था कि बताइए कि कहाँ पर पाचन नहीं होता है, ऑप्शन में दे दिया था ओसोफेगस, मतलब सबका इंग्लिश वर्ड दे दिया था। तब एक बच्चा आके पूछ रहा है, मैम ये पढ़ाई ही नहीं थी। तो हमने कहा हाँ सच में हम बताए ही नहीं थे कि ग्रास नली का इंग्लिश में ओसोफेगस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रास नली को ओसोफेगस कहा जाता है। ठीक, देखिए इंग्लिश में इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड पाइप। तो ग्रास नली को फूड पाइप भी कहा जाता है। यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं आता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की कोई ग्रंथि ही नहीं पाई जाती है। तो जब ग्रंथि ही नहीं पाया जाएगा, जब कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा, तो फिर पाचन होगा कैसे। तो इसी के वजह से ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ठीक, देखिए इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितनी सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। किसकी, ग्रास नली की। जो फूड पाइप होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। देखिए इसमें होता क्या है कि क्रामाकुंचन क्रिया से भोजन जो है वो आमाशय में धीरे धीरे उतर जाते हैं। जब हम लोग भोजन मुख गुहा में लिए तो मुख गुहा में थुड़ाने कुचाने के बाद वो ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली में आता है तो वहाँ पे पाचन नहीं होता है, बस क्रामाकुंचन जो गति से भोजन जो है वो ग्रास नली से धीरे 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 आमाशय में उतरते हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी गति होती है जिसके वजह से भोजन नीचे उतरते हैं। तो क्रामाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? क्रामाकुंचन गति होती है। ये गति क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि केचुआ कैसे चलता है, पहले आगे आता है, पीछे आता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है, फिर मतलब कि सिकुड़ सिकुड़ के चलता है, पहले अपने शरीर को सिकुड़ के पीछे आता है, फिर आगे जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि क्रामाकुंचन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे यही गति होती है हमारे ग्रास नली में, और भोजन धीरे धीरे हमारे आमाशय में उतर जाते हैं। तो ये था ग्रास नली। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसको फूड पाइप कहा जाता है। इसमें पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और इसमें क्रामाकुंचन क्रिया होती है, और जिसके वजह से हमारे भोजन धीरे धीरे आमाशय में उतर जाते हैं। तो ये था ग्रास नली। आगे हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। ग्रास नली के बाद क्या शुरू होगा? आमाशय। ठीक, तो ग्रास नली के बाद आमाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आमाशय क्या है? तो आमाशय को स्टमक कहते हैं, ये तो सबको पता है कि आमाशय को स्टमक कहते हैं। देखिए प्रोटीन यहाँ पे आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, मुख गुहा में हम लोग का स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, वहां पे प्रोटीन का पाचन नहीं हो रहा था। ये भी याद रखिएगा कि मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का नहीं पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन तो आमाशय से शुरू होता है। जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में आते हैं, वहां से प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? तो हमारे आमाशय में, और ये जा करके छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है आमाशय में। देखिए भोजन सबसे ज्यादा आमाशय में ही आकर रुकता है, सबसे ज्यादा समय तक, लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन जो है वो हमारे आमाशय में रुकता है। और रुकता है तो जब से ही भोजन आमाशय में आता है तो उसको हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। यानी कि आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। और ये भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक हमारे आमाशय में रहता है। ठीक, तो आमाशय में भोजन को कायम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायम। और ये 4 से 5 घंटे तक हमारे आमाशय में रहता है। ठीक, देखिए आमाशय को यानी कि हमारे पेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए ये रहा हमारा आमाशय। क्या है? ऐसा ही रहता है हमारा आमाशय, लगभग जे आकार का होता है ये हमारा आमाशय। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जिसको हम लोग कहते हैं फुंडिक। क्या कहते हैं? फुंडिक। दूसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। और तीसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। देखिए कार्डियक जो है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है। यानी कि जैसे ये ग्रास नली आती है तो ऐसे करके जो ग्रास नली से आमाशय का जो भाग जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं, उस भाग को कार्डियक कहते हैं। ठीक, उस भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि ग्रास नली से जुड़ा होता है कार्डियक। उसके बाद आते हैं पाइलोरिक। तो देखिए ऊपर ग्रास नली है और जैसे ही आमाशय से नीचे उतरेंगे तो छोटी आंत आ जाएगी। यानी कि ऊपर ग्रास नली से जुड़ा होता है कार्डियक और नीचे छोटी आंत से जुड़ा होता है पाइलोरिक। यानी कि 3 भाग इसके होते हैं, फुंडिक होता है, कार्डियक होता है और पाइलोरिक होता है। तो जो कार्डियक होता है वो ग्रास नली से जुड़ा होता है, और ग्रास नली से भोजन आते हैं तो वो कार्डियक में ही पहले उतरते हैं। ठीक, तो ये जुड़ा होता है कार्डियक किससे? ग्रास नली से। और जब अंत होता है आमाशय से भोजन, जब छोटी आंत में जाती है तो उस समय भोजन पाइलोरिक से उतरती है। यानी कि आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है वहां से भोजन छोटी आंत में उतरती है। तो पाइलोरिक जो है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो इस बातों को भी याद रखिएगा कि आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए हमारे आमाशय के दीवारों पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, देखिए इतना छोटा सा आमाशय है, उसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती है, और उसमें भी हम लोग जो चावल खाते हैं वो भी जा करके उसी में रहता है। ठीक, तो देखिए जब हम क्लास ले रहे थे तो एक बच्चा कह रहे मैम इतना छोटा सा आमाशय है यानी कि पेट है, और हम लोग खाते हैं इतना इतना, वो रहता कहाँ है? तो हमने बोला कि जो खाते हो भोजन इतना इतना, वो भोजन जा करके इस आमाशय में ही रहता है, वो भी पच करके छोटा छोटा टूट करके रहता है। इतना बड़ा रोटी खा रहे हो, क्या वो पूरा रोटी जा करके आमाशय में रहता है? नहीं, वो दांत का काम है कि उसको काटता है, पीसता है, चबाता है, तब जाके ना वो पेट में जाता है। तो इतना खाना तुम्हारे इतने खाने में बदल जाते हैं। ठीक, तो ये आकर के हमारे आमाशय में ठहरते हैं। चलिए इसमें कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है।
जो कि जठर ग्रंथियां जो है जिससे जठर रस निकलते हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। इससे क्या निकलते हैं? जठर रस निकलते हैं, जिसका पीएच मान जो है 1.5 से 1.8 के बीच होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। जो जठर रस है वो प्रबल अम्ल होते हैं, इनका पीएच मान 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। इसको याद रखिएगा। पूछता है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। ठीक, देखिए हमारे जठर ग्रंथिया में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो जठर ग्रंथि आप देख रहे हैं ना, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। देखिए जैसे पहला को देख लेते हैं, ऑक्सीजनेटिक। कौन सी कोशिका होती है? ऑक्सीजनेटिक। और दूसरा होता है श्लेष्मा, ठीक, और तीसरा होता है मुख्य कोशिका। यानी कि हमारे जठर ग्रंथियां जो है वो 3 कोशिकाओं से बनी होती है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटिक, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा मुख्य कोशिका। ठीक, देखिए तीनों का काम अलग अलग है। तीनों चीज जो है वो अलग अलग पदार्थ का, अलग अलग द्रव्य का जो है स्राव करती है। तो देखिए ऑक्सीजनेटिक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्राव कौन करता है? ऑक्सीजनेटिक करता है। ऑक्सीजनेटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय के अमाशय की कौन सी कोशिकाएं करती है? तो कौन सी कोशिका है? ऑक्सीजनेटिक। इसको याद रखिएगा। देखिए HCl का काम क्या है? तो ये कीटाणु नाशक होता है, यानी कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे हाथों के द्वारा चले जाते हैं, तो कुछ मतलब कि बहुत सारे कीटाणु जो है वो हमारे भोजन के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। तो कुछ कीटाणु को तो हमारे मुख गुहा में एमाइलेज लाइसोजाइम पचा देता है, उसको मार देता है। वहीं पे पढ़ाए थे मुख गुहा में कि लाइसोजाइम जो है वो कीटाणुओं को मार देता है भोजन का। और जो बच जाते हैं, बदमाश टाइप के जो कीटाणु होते हैं, जो बच जाते हैं, कहीं से छिप छिपा के आ जाते हैं, तो जब अमाशय में आते हैं तो वहां पे उनका काम तमाम कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है कि जितने भी कीटाणु होते हैं उन सबको मार देता है वहीं पे। तो बेचारे इन लोग कीटाणु का तो जान बचेगा नहीं, ऊपर से बच गया तो नीचे मारा गया। तो यहाँ पे कीटाणु नाशक होते हैं कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके एक और काम है कि ये एंजाइम को सक्रिय बनाता है। जो हमारे जठर रस से जो एंजाइम निकलते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, उसको सक्रिय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइमों को सक्रिय कौन बनाता है? हमारे अमाशय में जो एंजाइम निकलते हैं उसको सक्रिय कौन बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 काम है, ये कीटाणुओं को मार देता है, उसके बाद ये एंजाइमों को सक्रिय बना देता है। तो 2 बात को याद रखिएगा। ये निकलता कहाँ से है? तो ऑक्सीजनेटिक कोशिका से। दूसरा होता है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका से म्यूकस निकलते हैं, चिपचिपा पदार्थ निकलते हैं, म्यूकस। तो ये म्यूकस का काम क्या है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। अगर इसको ना, ये चमड़ों को जलाने की क्षमता रखता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर भी ये हमारे पेट में है और हमारे पेट जलते ही नहीं है, ये हमारे अमाशय नहीं जलते हैं, जबकि अमाशय में ही रुका हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर भी हमारे अमाशय जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि वहां पर होता है श्लेष्मा कोशिका जिसमें से निकलती है म्यूकस, और ये म्यूकस जो है वो हमारे अमाशय की थैलियों को अम्ल से जलने से बचाती है, यही म्यूकस। तो म्यूकस का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे अमाशय में। क्या? क्योंकि इससे जो म्यूकस का स्राव होता है, जो म्यूकस इससे निकलते हैं, वो श्लेष्मा झिल्ली को अम्ल से बचाते हैं। हमारे अमाशय की जो झिल्लियां होती है उसको अम्ल से जलने से बचाता है कौन? म्यूकस, जो कहाँ से निकलता है? श्लेष्मा कोशिका से। याद रखिएगा। तीसरा कोशिका आता है मुख्य कोशिका, जिसका नाम ही है मुख्य कोशिका। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसी में से एंजाइम का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? एंजाइम का। किस कोशिका से? मुख्य कोशिका से। तो इसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन, एक होता है प्रोरेनिन। एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, एक होता है प्रोरेनिन। जब ये एंजाइम मुख्य कोशिका से निकलते हैं तो वो यह निष्क्रिय रूप में होते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं। ठीक, इसको सक्रिय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही इनका स्राव होता है मुख्य कोशिका से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनसे जा करके मिल जाते हैं और मिल करके इनको सक्रिय बना देते हैं। और जब पेप्सिनोजन सक्रिय हो जाता है तो पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पेप्सिन में। और जब रेनिन सक्रिय होता है तो प्रोरेनिन, तो रेनिन में बदल जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि पेप्सिनोजन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है तो सक्रिय होकर के पेप्सिन बना देता है एंजाइम, और जब प्रोरेनिन सक्रिय हो जाता है तो रेनिन बना देता है।
अब जब ये पेप्सिन और रेनिन जो सक्रिय है, यही एंजाइम आगे पाचन में मदद करते हैं, क्योंकि पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन सक्रिय नहीं होते हैं। तो ये एंजाइम, ये अगर इसको बिना इसको सक्रिय बनाए अगर हम लोग भोजन में कह दे कि इसका ये भोजन के पाचन में सहायता करते, नहीं करेगी, क्योंकि इसको सक्रिय होना जरूरी है। तो सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो ये क्या करता है? पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय कर, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन को सक्रिय कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के जस्ट समय, उसी समय ज्यादा पानी न पिए, क्योंकि ज्यादा पानी पिएंगे तो ये HCl ही निष्क्रिय हो जाएगा, इसी की क्षमता दबने लगेगी, ठंडा हो जाएगा HCl। जब यही ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ना ही पेप्सिनोजेन को और ना ही प्रोरेनिन को, किसी को भी सक्रिय नहीं बना पाएगा, और ये सक्रिय नहीं बनाएगा तो भोजन का पाचन होगा कैसे? तो खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, या 1 या 1.5 घंटा पानी पी लीजिए, 1 या 1.5 घंटा पहले फिर खाना खाइए। ये खाना खाने का तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि HCl, अगर पानी पी लेंगे तो HCl जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और जब यही निष्क्रिय हो जाएंगे तो फिर इस निष्क्रिय एंजाइम को कैसे सक्रिय बनाएंगे? तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल गया, प्रोरेनिन रेनिन में बदल गया, तब इसका आगे का काम देखिए कि पेप्सिन क्या करता है कि हमारे प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है। जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं, जो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम, ये क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ से याद रखिएगा कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है। वही रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करता है कि दूध का जो प्रोटीन होता है ना, केसिन, उसी को ये क्या करता है कि इसको पेप्टाइड में बदल देता है। जो रेनिन जो होता है वो दूध के प्रोटीन को क्या करता है कि पेप्टाइड में, दूध के प्रोटीन जो केसिन है, केसिन, उसी को क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। याद रखिएगा कि जो रेनिन जो है, रेनिन एंजाइम ये क्या करता है कि जो दूध का जो प्रोटीन होता है ना, केसिन, उसी को पेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि दोनों का काम है कि दोनों प्रोटीन का ही पाचन करते हैं, लेकिन पेप्सिन जो है वो क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है, और रेनिन जो है वो दूध के प्रोटीन केसिन, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसिन, उसको क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक, तो इस बातों को याद रखिएगा। ये जितने भी बातें हैं वो सब एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आएंगे आगे। तो ये पाचन तंत्र का मुख्य पॉइंट था, जिसमें हम लोग आमाशय के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, ग्रास नली पढ़ लिए, ओसोफेगस पढ़ लिए, ग्रास नली को पढ़ लिए। ठीक, आगे हम लोग अगला जब जो वीडियो लाएंगे उसमें आमाशय के बाद आता है छोटी आंत, उसके बाद आता है बड़ी आंत, उसके बाद एक इधर आमाशय के जस्ट अपोजिट साइड में यकृत होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आमाशय के जस्ट बगल में ही होता है अग्नाशय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और समझने में भी, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे एक गुरुजी कहते थे कि बताओ, जब तुमको दे दिया जाएगा कि 10 किलो दूध एक ही साथ पियो, तो ना तुम पी पाओगे ना ही वो पच पाएगा। अगर उसी को अगर पा भर कर करके, पौवा कर करके रोज दिया जाए तो वो पचेगा भी और शरीर में लगेगा भी। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ये दिमाग में पचेगा भी और हमारे शरीर में लगेगा भी। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपको लोगों के लिए, तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक, क्यों, और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि पिता के फिक्र को एक ना एक दिन फक्र में तो बदलना ही है। तो उसको बदलने के लिए पूरी जोरदार मेहनत कीजिएगा। बाकी जय हिंद।